नमस्कार। हरिभूमि टीवी के इस प्रोग्राम में एक बार फिर आपका स्वागत है। मतदान हो चुके हैं, उम्मीदवारों का भविष्य ईवीएम में कैद हो चुका है। 2019 के मुकाबले इस बार 8% कम मतदान हुआ है रोहतक लोकसभा सीट पर। पिछली बार भारतीय जनता पार्टी के अरविंद शर्मा ने इस सीट पर विजय हासिल की थी। इस बार तस्वीर कुछ अलग अलग नजर आ रही है। कोसली ने अरविंद शर्मा की जीत में अहम योगदान दिया था। इस बार कोसली क्या करने जा रहा है? रोहतक शहर अरविंद शर्मा की जीत में अग्रणी भूमिका निभा रहा था। इस बार रोहतक शहर की तस्वीर क्या रहने वाली है? बहादुरगढ़ में भी अरविंद शर्मा को मामूली ही सही लेकिन जीत मिली थी। बहादुरगढ़ इस बार क्या कहता है? इस पूरी पड़ताल के लिए आज हमारे साथ हैं हरिभूमि के रोहतक के प्रभारी मनोज वर्मा व बहादुरगढ़ से वरिष्ठ पत्रकार रविंदर राठी। मनोज वर्मा जी, पोलिंग हो गई है, अब आपका गणित क्या कहता है? रोहतक में क्या होने वाला है? जी, पोलिंग हालांकि पोलिंग पिछली बार की अपेक्षा 5-6% कम हुई है। 8% कम हुई है, लेकिन अब की बार ना पोलिंग में ना जो ग्रामीण क्षेत्र है उसमें पोलिंग ज्यादा हुई है जी। शहरी क्षेत्र में अगर पोलिंग की बात करें तो बराबर सी पोलिंग रही है पिछली बार की अपेक्षा भी, अब की बार भी जी। और अगर हम जैसे आप पूछ रहे हैं कि पोलिंग हो चुकी है, गणित क्या कहता है, तो उसमें आप मेरे ख्याल से हार जीत के बारे में शायद या कौन आगे है कौन आगे पीछे उसके बारे में पूछ रहे हो। तो आप मुझे रोहतक सिटी के बारे में बता दें। आप रोहतक शहर में क्या होने वाला है? रोहतक शहर में अब की बार ना हमने पहले भी आपको बताया था कि रोहतक शहर में अब की बार ना चौंकाने वाले रिजल्ट आने वाले हैं। जी। पिछली बार विधायक भी थे, मनीष ग्रोवर भी थे जी। और भाजपा की लहर थी, उम्मीदवार तो अरविंद शर्मा ही थे जी। तो 19,500 के आसपास रोहतक शहर ने अरविंद शर्मा को जीत दिलवाई थी, लीड दिलवाई थी। लेकिन इस बार जो ना कुछ समीकरण कह लो इनको या वोटर्स का रुझान कह लो या प्रचार कह लो, दीपेंद्र हुड्डा ने जिस तरह से प्रचार किया है, गली गली में, मोहल्ले मोहल्ले में, दुकान दुकान पे जाके जो प्रचार किया है, उसका रुझान कह सकते हैं आप। वोटिंग भी ठीक ठाक हुई है। पिछली बार जैसे 19,500 से और भाजपा को लीड दी थी, तो अब की बार ये लगा लो कि ये ना बराबर हिसाब सही रहने वाला है। कोई एक वो लीड खत्म हो जाएगी। कोई एक कैंडिडेट को रोहतक शहर ने क्लियर नहीं जिताया है जी। 5,000, 7,000, 8,000 से ऊपर नीचे रहेंगे अरविंद शर्मा और दीपेंद्र हुड्डा। जी राठी जी, दूसरा बड़ा शहर बहादुरगढ़ है। अगर मैं शहरी इलाकों पे ही चर्चा करूं पहले, तो बहादुरगढ़ की तस्वीर कैसे रहने वाली है? आपको क्या लगता है मतदान के 24 घंटे के बाद क्या सिनेरियो आपके दिमाग में आ रहा है जो आपने देखा है? पंडित जी, सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहूंगा कि हम कई चुनाव कवर कर चुके हैं और मेरे जीवन में ऐसा पहली बार हो रहा है कि मतदान होने के 24 घंटे बाद भी प्रशासनिक अधिकारियों ने, चुनाव आयोग से जुड़े अधिकारियों ने अब तक बूथवार डाटा जारी नहीं किया है। असल में उस डाटा से सबसे बड़ी मदद क्या मिलती थी? हमें ये पता है कि ये गांव उसका स्ट्रॉन्ग होल्ड है, ये इलाका, शहर का ये इलाका फला फला पार्टी का स्ट्रॉन्ग होल्ड है। वोट परसेंटेज मिलने से ये आभास हो जाता है कि इस उम्मीदवार को, सो एंड सो उम्मीदवार को यहाँ से बढ़त मिलने जा रही है या वो ट्रेल होने जा रहा है। खैर चलो, जो भी कारण रहे, प्रशासनिक अधिकारी लगातार डाटा जारी करने से बच रहे हैं। बात करें बहादुरगढ़ शहर की, पिछली बार पंडित जी बहादुरगढ़ शहर से भाजपा को करीब 14,000 वोटों की लीड मिली थी। जबकि ग्रामीण इलाकों की बात करें तो रूरल एरिया में दीपेंद्र हुड्डा को करीब 9,000 वोटों की लीड मिली थी। तो दोनों को टैली करने के बाद बहादुरगढ़ विधानसभा से दीपेंद्र हुड्डा 5,000 वोटों से 5300 वोटों से पिछड़ गए थे। जी। इस बार समीकरण ये रहे हैं पंडित जी, जैसा अपन लगातार चुनाव प्रचार के दौरान बात करते रहे हैं कि ग्रामीण इलाके में अरविंद शर्मा का फोकस रहा और शहरी इलाके में दीपेंद्र हुड्डा का फोकस रहा। एक उदाहरण के लिए यही पर्याप्त है कि शहर के रेलवे रोड पे दीपेंद्र हुड्डा ने 1 महीने में 4 बार प्रचार किया जी। और उसका असर ये है कि ऐसा लगता है कि जो वो 14,000 का डेफिसिट था शहरी इलाके में, उसको घटाने में दीपेंद्र हुड्डा कामयाब रहे हैं। जी।
अब जब तक बूथवार डिटेल नहीं आती, हम ये नहीं कह सकते कि ग्रामीण और शहरी इलाके में मत प्रतिशत का अंतर क्या है। जी उसके आने तक ये कह सकते हैं कि बहादुरगढ़ विधानसभा क्षेत्र में मुकाबला कांटे का है। 2-3 हजार वोट बीजेपी या कांग्रेस प्लस या माइनस रह सकते हैं। जी पंडित जी। जी मनोज, मैं अगली सीट पे आता हूँ। रोहतक से बिल्कुल सटी हुई सीट है, कलन, और एक नॉन जाट सीट भी मानी जाती है। कुछ एक गांव आते हैं जाटों के, लेकिन ऐसा ज्यादा का प्रभाव नहीं है जाटों का, जैसा महम और किलोई सांपला में दिखता है। तो कलानौर के बारे में आप क्या कहते हैं? कलानौर में जैसे पंडित जी आप कह रहे हैं कि कलानौर में प्रभाव नहीं है जाटों का, ये जो कलानौर विधानसभा में जो ये गांव जोड़े गए थे ना, जी वो इसीलिए जोड़े गए थे कि इनमें जो ये गांव जोड़े गए थे इनमें जाट वोटर्स ज्यादा हैं। जी जाट वोटर्स का मतलब है भूपेंद्र सिंह हुड्डा के समर्थक इनमें ज्यादा है, इसीलिए वहां से लगातार कांग्रेस के विधायक बनती आई है। शकुंतला खट्टर के 2-3 बार विधायक हैं। जी लोकसभा में भी उनका प्रभाव पड़ता है। जी इस बार भाजपा के पास कलानौर से अब तक तो प्रत्याशी भी नहीं है विधानसभा के लिए, जी और अब की बार कंपेनिंग भी कलानौर में उस प्रकार की भाजपा नहीं कर पाई है जो जैसी पिछली बार की थी। जी पिछली बार 5 या 5.5 हजार वोट से भाजपा जीती थी, लेकिन इस बार शकुंतला खट्टर कलानौर में सक्रिय थी पूरी तरह से। तो इस बार जैसे हम कलानौर क्षेत्र में भी गए हैं, वोटर्स से भी बातचीत की है, जी जो विशेषज्ञ हैं वहां के, जो पत्रकार साथी हैं उनसे भी बातचीत की है। तो सबका रुझान देख के थोड़ा सा ये सामने आ रहा है कि 10 या 12 हजार से ना इस बार कांग्रेस को वहां से बढ़त मिलने वाली कलानौर से। और ये बड़ी बात है क्योंकि पिछली बार भाजपा वहां से 5 हजार से जीत के गई थी। रविंद्र, मैं आपसे पूछूं, क्योंकि एक बादली बड़ा क्षेत्र है, तो बादली की तस्वीर क्या कहती है? पंडित जी, बादली जो है वो झज्जर जिले की महत्वपूर्ण सीट है। जी पहले यहाँ कभी लोकदल का वर्चस्व रहता था। लगातार 5 बार यहाँ से चौधरी धीरपाल बिरपाल, विधायक जी रहे जी हैं। जी, प्रदेश जी, अध्यक्ष और भी अब रहे हैं इन भाजपा लोग। के जो जी राष्ट्रीय सचिव रहे हैं, फिलहाल पूर्व में कृषि मंत्री रहे हैं, पूर्व में भाजपा के प्रदेशाध्यक्ष रहे हैं ओम प्रकाश जी धनखड़, वो यहाँ से पिछला चुनाव हार गए थे। जी और स्थिति ये रही कि गत लोकसभा चुनाव में भी दीपेंद्र हुड्डा को बादली विधानसभा क्षेत्र से करीब 11,000 वोटों की लीड मिली लीड थी। मिली थी। और जी इस बार भी गांव का जो रुझान है, तकरीबन ये ग्रामीण क्षेत्र है, पूरी बादली जी विधानसभा क्षेत्र जो है बदली, जी जी वो जी ग्रामीण इलाका है। और जी बहादुरगढ़ से लेके बादली होते हुए झज्जर के एक एक कोने तक, एक बिंदु तक ये जाता है। और इसमें फिलहाल अगर बात करें इस लोकसभा चुनाव की, कल हुए जी चुनाव में ऐसा प्रतीत होता है कि दीपेंद्र हुड्डा की लीड यहां से बढ़कर 15 से 20 हजार हो सकती है। जी जी जी। अगली सीट की मैं बात करता हूँ। गढ़ है हुड्डा का, गढ़ी किलोई सांपला। बड़ी चर्चा होती है गढ़ी किलोई सांपला की। गढ़ी किलोई सांपला क्या करने वाला है इस बार? इस बार गढ़ी सांपला किलोई ना, पिछले चुनाव की अगर हम बात करें ना, तो भाजपा ने जैसे कोसली से 75,000 के आसपास लीड ली थी, जी वहां की लीड ये तोड़ ही नहीं पाए थे जी पिछली बार दीपेंद्र हुड्डा। इस बार दीपेंद्र हुड्डा, महम और गढ़ी सांपला किलोई को मिला के ना ये कोसली की लीड तोड़ देंगे, जी जहां तक अनुमान है। जी जी हालांकि रिजल्ट आने के बाद पता लगेगा, हमारा अनुमान है। लेकिन गढ़ी सांपला किलोई इस बार क्योंकि हुड्डा वहां से विधायक भी हैं, तो गढ़ी सांपला किलोई इस बार पिछले चुनाव से ज्यादा लीड देने जा रहे हैं कांग्रेस को। जी इस बार ये लगा लो कि अगर हमारे सर्वे के हिसाब से, हम जैसे ग्राउंड रिपोर्ट भी हमने की है, उस हिसाब से अगर हम लगाएं तो 45-50 या 50 से थोड़ा ऊपर लीड जी दीपेंद्र को मिलने जा रही है, ये अनुमान है अभी तक। रविंदर, झज्जर शहर क्या कहता है? आपका डिस्ट्रिक्ट है झज्जर, झज्जर शहर की तस्वीर कैसी है? पंडित जी, झज्जर विधानसभा क्षेत्र जो है उसमें झज्जर शहर के साथ 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 लगते दर्जनों गांव भी हैं। तो जी वहाँ जो झज्जर शहर है वहां पर भाजपा मजबूत है, इसमें कोई दो राय नहीं है। और कुछ जी गांव भी ऐसे हैं जिन्हें भाजपा का स्ट्रॉन्ग होल्ड कहा जाता है। और कुल मिलाकर अगर झज्जर विधानसभा क्षेत्र की बात करें तो पिछली बार यहाँ से दीपेंद्र हुड्डा को करीब 5,000 वोटों की बढ़त लीड हासिल मिली हुई। थी। जी और जी इस बार लगता है कि इस बढ़त में मामूली इजाफा वहां संभव है। ग्रामीण जी क्षेत्र में जो उत्साह देखा गया लोगों में मतदान के दौरान, तो ऐसा लगता है कि इसमें मामूली इजाफा वहां संभव है। संभव है। जी, अगली सीट की हम चर्चा करते हैं। अगली सीट है महम। मैम बलराज कुंडू निर्दलीय विधायक है वहां से।
तो महम क्या कहता है? सबसे बड़ी बात तो यही है जी कि आपको बताऊं कि विधानसभा चुनाव में जब वहां से भाजपा लड़ी थी तो जी, भाजपा को हमने नकार ही शमशेर दिया था। खरकड़ा उम्मीदवार थे शमशेर भाजपा के। खरकड़ा उम्मीदवार थे, जी, उनको जीत हासिल नहीं हुई थी। नई नहीं कांग्रेस जीत के तो कांग्रेस को भी नहीं हासिल हुई थी। हाँ, जीत जी, तो कांग्रेस के आनंद सिंह दांगी को भी हासिल नहीं हुई थी। जी, वहां से निर्दलीय विधायक बलराज कुंडू विजयी हुए थे। विजय हुए थे। जी, इन चुनाव में खास बात ये रही है, आपने देखा भी होगा अखबारों में भी, न्यूज चैनल्स पे भी जी, कुंडू बिल्कुल साइलेंट रहे हैं। जी, उन्होंने अपने किसी वोटर्स को ना किसी के खिलाफ वोट करने के लिए कहा है, ना किसी के समर्थन में वोट करने के लिए कहा है। जी, वो बिल्कुल साइलेंट रहे हैं। लेकिन साइलेंट का मतलब ये नहीं है कि उन्होंने किसी की सपोर्ट नहीं किया। ये एक साइलेंट सपोर्ट है, जी, क्योंकि वो भाजपा के साथ मिले नहीं हैं। जी, एक बार को प्रयास किया था उन्होंने जी। भाजपा के साथ जाने का, लेकिन वो जा नहीं पाए थे किन्हीं कारणों से। तो साइलेंट का मतलब ये नहीं कि उन्होंने सपोर्ट नहीं की, ये साइलेंट सपोर्ट है कांग्रेस की। तो आप क्या कहना चाह रहे हैं कि बलराज कुंडू ने दीपेंद्र को सपोर्ट किया है या उनके समर्थक दीपेंद्र के साथ लगे नहीं, हुए थे, कुंडू सपोर्ट तटस्थ थे? सपोर्ट नहीं, क्योंकि वो खुल के तो किसी के समर्थन में आए ही नहीं है। वो जी, बिल्कुल साइलेंट थे पूरे चुनाव में, ना कहीं भाषणबाजी आई है उनके सामने। बलराज कुंडू बिल्कुल साइलेंट थे। हुँ, लेकिन साइलेंट का मतलब मैं जैसे अभी बता रहा था कि उनके वोटर्स कहीं न कहीं दीपेंद्र की तरफ गए हैं, जी, कांग्रेस की तरफ गए हैं। आप दीपेंद्र भी नहीं लगाओ, जी, वो कांग्रेस की तरफ गए हैं। तो महम ना पिछली बार की अपेक्षा इस बार ना कांग्रेस को सपोर्ट कर रहा है। 35 से 40,000 या इससे थोड़ा और प्लस कांग्रेस को लीड देने जा रहा है महम इस बार। राठी जी आपका एक और क्षेत्र है, रघुवीर कादियान विधायक हैं बेरी के, तो बेरी क्या कहता है? और सब बेरी भी कांग्रेस का बहुत बड़ा स्ट्रॉन्ग होल्ड रहा है। उसका एक जी, उदाहरण है कि यहाँ से रघुवीर कादियान 6 बार चुनाव जीत चुके हैं। जी, तो मुझे ये लगता है कि पिछली बार की तरह इस बार भी कांग्रेस यहाँ पर गेन करेगी। पिछली बार कांग्रेस ने करीब 25,000 वोटों से बेरी से बढ़त बनाई थी जी, और भाजपा के तमाम प्रयासों के बावजूद मुझे लगता है कि ये बढ़त बरकरार रहेगी। हालाँकि खास बात ये रही है पंडित जी, जो कांग्रेसी हैं, जो जी, तमाम कांग्रेसी हैं, वो तमाम हलकों में लगभग निष्क्रिय से रहे। या तो चुनाव दीपेंद्र हुड्डा ने लड़ा है कांग्रेस की तरफ से और या जनता ने लड़ा है। जो सरकार गाना से लड़ा है। नाराज़ जी, लोग हैं, उन्होंने मतदान किया है। जी, जी, जो बूथ पर जो मजबूती कांग्रेसियों को दिखानी चाहिए थी, वो कल पूरा दिन हमें नज़र नहीं आई। जी। अगली सीट है मनोज कोसली। कोसली। बड़ी चर्चाएं होती हैं कोसली की, पिछली बार दीपेंद्र की हार का कारण भी कोसली बनी थी। इस बार कोसली क्या कहती है? इस बार अभी ना रैली हुई थी उस तरफ, हाँ, उसमें नितिन गडकरी और आए हुए थे। जी, नितिन गडकरी आए थे, इंद्रजीत भी थे। इंद्रजीत भी थे और वहाँ के जो कुशली विधायक थे वो तो होने ही थे। जी, तो वहाँ उन्होंने वो भाषण में ना जो वहाँ से विधायक हैं उन्होंने कहा था कि पिछली बार हमने 75,000 से अरविंद हाँ, शर्मा को जिताया था, इस बार 1 लाख से पार लेके जाएँगे। जी, अच्छा, अभी कुछ देर पहले मेरी बात हो रही थी किसी कांग्रेस के बड़े नेता से, जी, तो उनका खुद का मानना है कि हम ना वहाँ से अब की बार ना पिछली बार से कम वोटों से हारेंगे। जी, वो मान रहे हैं कि हम हार रहे हैं वहाँ से। वो कह रहे थे कि हम करीब-करीब 40,000 वोट से ना हम कोसली हार रहे हैं इस बार भी। जी। कोसली का ये आकलन है हमारा। राठी जी आप क्या कहते हो कोसली के बारे में? जब भी दीपेंद्र हुड्डा के चुनाव की, अरविंद शर्मा के चुनाव की बात आती है तो कोसली सबसे पहले चर्चा में आता है। आपको क्या लगता है कि जी, कोसली की पंडित जी तस्वीर क्या रहने वाली आपको भी ध्यान हो, पीछे अपन जब प्रचार के दौरान अपन चर्चा कर रहे थे, तो है? जी, कथूरिया जी के साथ बैठे थे, तो उन्होंने कहा था कि ये जो बढ़त पिछली बार 75,000 की रही जी, कोसली से, ये घटकर 50,000 तक चली जाएगी। जी, वो उस समय ये आभास नहीं हो रहा था कि क्या सच में ऐसा होने जा रहा है। लेकिन जी। मतदान से 1 दिन पहले एक वीडियो लगातार राव इंद्रजीत का वायरल हुआ हाँ, और जिसमें उन्होंने कहा कि वो हाँ, वीडियो वायरल होने के तुरंत बाद डॉक्टर अरविंद शर्मा जो भाजपा के प्रत्याशी हैं, ये राव इंद्रजीत के पास पहुंचे और वहां पर उनके साथ भोजन किया और जी, वहां से फिर वो तस्वीरें वायरल हुई। लेकिन इसके बावजूद भी लगता है कि राव इंद्रजीत ने उस तरीके से सक्रियता नहीं दिखाई रोहतक जी, लोकसभा क्षेत्र के कोसली सीट पर, जिस तरीके जी, से धर्मवीर के लिए महेंद्रगढ़ नारनौल में उन्होंने वो वोट दिखा रहे मांगी। थे। जी, 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 तो ऐसा लगता है कि जो राजा साहेब हैं, राव साहब हैं, जी, उनकी इस निष्क्रियता का नुकसान भाजपा प्रत्याशी को कोसली में झेलना पड़ सकता है और वो लीड जो पिछली बार 75,000 की थी, वो घट सकती है।
जी जी, नहीं ये जगदीश यादव और पालावास को भी दीपेंद्र अपने पाले में ले आए थे, उनका भी असर हो सकता है कुछ? उनका भी असर हो सकता है, और दीपेंद्र ने वहां पिछली बार की बनिस्बत मेहनत भी की। दीपेंद्र ने वहां खूब चक्कर लगाए और कोशिश की रूठे हुए जी लोगों को मनाने की। और जी जो वर्तमान जो वहां से भाजपा विधायक हैं लक्ष्मण यादव, उनका भी विरोध रहा, उसका भी नुकसान, उसका भी खामियाजा जो है वो अरविंद भाजपा शर्मा को भी। प्रत्याशी को झेलना पड़ा। यही कारण है कि जो लगातार जो पत्रकार साथी हैं या जो राजनीतिक रूप से जो जागरूक लोग हैं, उनका ये कहना है कि कोसली से जो लीड पिछली बार भाजपा को मिली थी, उसमें इस बार कटौती होना तय है। नहीं आप अब पूरा हमने विश्लेषण कर लिया है का, आप एज पे रख रहे हैं अरविंद शर्मा को या दीपेंद्र को? मुझे लगता है कि इस बार एडवांटेज दीपेंद्र के पास है। पिछली बार जो नजदीक मुकाबले में वो हारे थे, एक तो जी जो बीएसपी का जो कैंडिडेट है जी उनका नहीं होना भी दीपेंद्र को फायदा पहुंचाता नजर आ रहा है। और दूसरा जो भाजपा के अपने नेता हैं, फिलहाल मैं कुछ नेताओं के नाम नहीं लेना चाहता, लेकिन उन जी नेताओं के बारे में ये कहा गया है कि कल मतदान के दौरान भी उनकी नकारात्मक भूमिका रही। और कुछ व्हाट्सएप ग्रुप्स में यहाँ डिस्कशन इस तरह का चला भी कि ऐसे लोगों पर भाजपा को कार्रवाई करनी चाहिए, ये करना चाहिए, जी वो जी करना जी, चाहिए। तो लगता है कि भाजपा ही चिंतित है, और उनकी चिंता से ये लगता है कि शायद वो इस बार रोहतक लोकसभा सीट पर बैकफुट पर है। शुक्रिया रविंद्र, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मनोज, मैं अब आपसे पूछना चाहूंगा सीधा सीधा सीधे स्पॉट शब्दों में, क्योंकि कोई घुमाई फिराई नहीं, अब क्या होने जा रहा है रोहतक में? आपको क्या लग रहा है कि दीपेंद्र आगे हैं या अरविंद शर्मा? बिल्कुल, 2 शब्दों में तो क्या बताएँ आपको, अभी जी जैसे राठी जी कह रहे थे कि बसपा प्रत्याशी का, उनके जो बसपा के प्रदेश अध्यक्ष हैं सोरकी, जी वो तो ना एक तरह से वो भाजपा को सपोर्ट कर चुके थे। जी, जैसे ही बसपा प्रत्याशी दीपेंद्र के साथ गए, तो तो उसके वो 2, 3, 4 दिन के बाद उनके प्रदेश अध्यक्ष आए, राजवीर सोरगेन आए। हम्म, तो वो एक तरह से उन्होंने अपने कार्यकर्ताओं को मैसेज दे दिया था कि आप दीपेंद्र के साथ मत जाना है, जो वोटिंग भी करनी है वो भाजपा के पक्ष में करनी है। तो ये बसपा का तो ये रहेगा। अगर हम बिल्कुल सीधे-सीधे बात करें ना, सर्वे के हिसाब से भी, जो राजनीतिज्ञ विशेषज्ञ लोग हैं उनके हिसाब से, जो वोटर्स हैं, जो आम जनता है, जो चुनाव में जिन्होंने सक्रिय हिस्सा लिया है, अगर उनके हिसाब से हम अनुमान लगाएं, तो इस सीट पर कांग्रेस के दीपेंद्र हुड्डा आगे दिख रहे हैं। और हालांकि तो नहीं परिणाम मैं के आपसे एक थोड़ा सा आगे जाके पूछता हूँ, कितना आगे, आप कितना आगे मान के चल रहे हैं आपके हिसाब से? मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि परिणाम क्या है, आपके हिसाब से दीपेंद्र कितना आगे है? मेरे हिसाब से नहीं, हम तो जो हिसाब बताएंगे वो जी सर्वे का, वो वोटर्स का हिसाब है वो, हालांकि जी, तो रिजल्ट के बाद पूरा हो पाएगा, अनुमान गलत भी हो सकता है, लेकिन 1 या 1.5 के एक आसपास से से 1.5 लाख। कांग्रेस के दीपेंद्र हुड्डा आगे हैं फिलहाल, अगर वोटर से बातचीत के आधार पर अगर हम कहें। आपने सुना कि रोहतक में क्या होने वाला है, किसके पाले में यह सीट जा रही है, अरविंद शर्मा या दीपेंद्र हुड्डा? अगली बार अगली सीट पर चर्चा करेंगे। तब तक के लिए अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो कमेंट करें, आपकी प्रतिक्रियाएं हमारा मार्गदर्शन करती हैं। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें। नमस्कार।